अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में आपने क्वेश्चन जो डिस्कस किया था उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हमने स्टेटमेंट, उसके बाद उसके डेरिवेशन को अंडरस्टैंड कर लिया और एक जनरल रिएक्शन के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। ये आप बातें आप लोगों को लेक्चर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें कंप्लीट बता दी गई हैं और आप लोगों ने उनको पढ़ भी लिया हो। आज का जो क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 4 में, ये बेटा आपके सामने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, ठीक है। इसके लिए आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्लेन इट्स यूनिट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। अब आपने इसमें क्या डिस्कस करना है, क्या एक्सप्लेन करना है, आपने क्या बताना है, तो लेके चलता हूँ मैं आपको उस तरफ। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है। आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम KC कहते हैं, ये ड्राइव करना आप लोगों को एक जनरल रिएक्शन के लिए सिखा दिया गया, ठीक है। अब उसका मीनिंग समझाने के लिए इसने हमें इस टॉपिक में इसका मीनिंग समझा दिया है। वो मीनिंग क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं कि जी आपके सामने एक ऊपर देखिएगा एग्जांपल है अमोनिया की। इसको मैं ज़रा मैग्नीफाई कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं अमोनिया ये प्रोडक्ट है और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं ये डिनोमिनेटर में हैं। अब ये अमोनिया जो है वो प्रोडक्ट है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये बराबर किसके है, ये है KC के इक्वल है। किसके इक्वल है, KC के, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी चीज़ के मुतालिक है कि KC जो है, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन बेटा ज़रा थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कहते हैं ये रेशो है। किसकी रेशो, प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़ाहिर बात है चाहे वो रिएक्टेंट्स के लिए हो चाहे वो प्रोडक्ट्स के लिए हो, हम उन कंसंट्रेशंस को एक्टिव मास कहते हैं। मैं फिर यहाँ पे बात दोबारा दोहराऊँगा, कंसंट्रेशन से मुराद क्या है, एक्टिव मास। और उस एक्टिव मास को हम क्या कर देते हैं, हम पावर की फॉर्म में, ठीक है, उनको पावर की फॉर्म में उनको एक्सप्रेस कर देते हैं। मीन्स कि उसको पावर की शक्ल में लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये कि हमने जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या बताया गया है कि जो ये असल में रेशो है किसकी, ये रेशो असल में प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है किसका, कंसंट्रेशन का। प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन का, किसकी कंसंट्रेशन का, प्रोडक्ट्स की। ये दो वर्ड यूज़ हुए हैं, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट जो है वो असल में किस चीज़ की बात कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। और प्रोडक्ट्स जो हैं वो असल में रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनने वाला प्रोडक्ट है। ये दो बातें ज़रा आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, ठीक है। तो रेशो किसकी है, प्रोडक्ट की, और वो किसका प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी वो एक्टिव मैसेज हैं प्रोडक्ट्स के और रेस कर दिया जाता है उनको किस शक्ल में, पावर की शक्ल में। और असल में वो क्या चीज़ थे, वो कोफिशिएंट्स थे। वो क्या थे, कोफिशिएंट्स थे किसके,
टू द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि वो कोफिशिएंट्स थे, ठीक है, तो उनको कोफिशिएंट्स को हमने पावर की शक्ल में क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर रेशो किसकी यानी अगला जो स्टेप है, अगली जो बात कर रहा है वो किस तरह कर रहा है, टू द प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट की बात आ गई, मल्टीप्लिकेशन आ गई। किसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एक्टिव मैसेज की, और वो भी कौन से, किस चीज़ के लिए, रिएक्टेंट्स की जो बेसिकली हैं एक्टिव मैसेज, उन रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज के, ठीक है, उन रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज का जो प्रोडक्ट है उसको हम रेस कर देते हैं। रेस का मतलब उसको हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। और आगे कहता है किसके लिए लिखते हैं, ये किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए लिखा जाता है, ठीक है। यानी वो असल में वो कोफिशिएंट्स जो हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स के हों चाहे वो प्रोडक्ट्स के हों, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी कोफिशिएंट अगर आपको नज़र आता है तो आप उसको जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की शक्ल में लिखेंगे तो वो आप उसको पावर बना देते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपके सामने मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली क्या है, इज़ अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट, आगे टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट एक्सप्रेस्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये है इसकी डेफिनेशन। इसके बाद आगे आसान सा एक फार्मूला है जो आपने ऊपर पढ़ा है, अभी तारीफ़ पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी, उसी को उसने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया कि जी प्रोडक्ट है किसका, कंसंट्रेशन का, और प्रोडक्ट किसका है, कंसंट्रेशन का, और कंसंट्रेशन किसकी है, प्रोडक्ट्स की है, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं जी, वो असल में पावर कर देते हैं, पावर बना लेते हैं किसको, उनके कोफिशिएंट्स को, ठीक है जी। सिमिलरली नीचे भी यही बात की गई है, देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्योंकि आपके सामने ऊपर प्रोडक्ट साइड आती है, नीचे रिएक्टेंट साइड आती है, और उसी तरह सेम वही स्टेटमेंट दोबारा कर दी, टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट। तो अगर आप ऊपर की तरफ ज़रा गौर करें एग्जाम्पल की तरफ, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है, इसमें केसी के आपको एग्जाम्पल अमोनिया के केस में नज़र आ रही है। तो सेम यही बात यहाँ पे भी बताई गई है कि जी आपके पास अमोनिया बेसिकली क्या प्रोडक्ट है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो जब आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखा तो इक्वेशन की फॉर्म में कुछ ये ऐसे था, जैसे मैं आपको ये पीछे का दूसरा पेज दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप देखें ये नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसमें आप रिएक्शन को ज़रा गौर करें तो आपको ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है जी, रिएक्टेंट्स हैं, अमोनिया क्या है जी, प्रोडक्ट है। और आप 3 देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ 3 है, इसके साथ 1 है, अमोनिया के साथ 2 है, तो ये क्या है, ये असल में कोफिशिएंट्स हैं। और अब आप इसको क्या करेंगे, जब आप एक्सप्रेशन बनाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, तो फिर आप ज़रा तवज्जो करें, ये आपका एक्सप्रेशन जो है ड्राइव हुआ, जो आपने बना लिया कि जी प्रोडक्ट ऊपर आ गई और रिएक्टेंट्स नीचे आ गए और जो कोफिशिएंट्स थे उनको क्या कर दिया, पावर की शक्ल में आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया। और ये कौन सी इक्वेशन थी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, ठीक हो गया बेटा। ये तो हमारे पास इसमें इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कि जी आप जब फाइंड आउट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को, तो आपने क्या करना होता है। तो आपके सामने जब एक्सप्रेशन लिखते वक्त ये ख्याल रखना होता है, यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, कि जब आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को राइट डाउन कर रहे होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है। तो सबसे पहली बात ये कि आपके सामने ये आसान सा तरीका बता दिया गया है कि प्रोडक्ट जो साइड होगी वो आपने न्यूमरेटर में लिखनी है, और रिएक्टेंट साइड जो होगी वो कहाँ पे लिखेंगे, आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, वो आपके सामने मैंने इसको डिस्कस कर दिया कि जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो प्रोडक्ट कहाँ पे आएगी, ऊपर की तरफ, और रिएक्टेंट्स कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ, यानी नीचे आएंगे। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा आपके पास,
न्यूमरेटर में आपके पास रिएक्टेंट्स आएंगे या प्रोडक्ट्स आएंगे, ये ज़रा तवज्जो सुन लीजिएगा। प्रोडक्ट साइड हमेशा न्यूमरेटर में आएगी और रिएक्टेंट साइड कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। समझ आ गई बात की, मतलब मीन्स के प्रोडक्ट साइड ऊपर आएगी और रिएक्टेंट साइड कहाँ आएगी, ये नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ये आपके सामने फार्मूले में को ज़रा तवज्जो से देख लीजिएगा। प्रोडक्ट्स ऊपर हैं, नीचे रिएक्टेंट्स हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद आते हैं कि जी अगर आपने Kc की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं। जाहिर बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इसने कि जी अगर आपने Kc की वैल्यू डिटरमिन करनी है तो देखिएगा, कहता है कि thus we can calculate the numerical value of Kc by putting actual equilibrium concentration of reactants and products into equilibrium expression। तो हम equilibrium expression में reactants की और products की क्या करेंगे, actual concentrations को हम पुट करके equilibrium constant की वैल्यू को जो क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। ये तो हो गई डिटर्मिनेशन ऑफ Kc की वैल्यू। ठीक है जी, आगे आती है कि Kc की वैल्यू जो है वो डिटर्मिन करने के बाद Kc डिपेंड किस पर कर रही है, डिपेंड किस पे करती है जी। आप ज़रा तवज्जो करें, यहाँ पे जहाँ पे हमने अभी ये डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ Kc की बात की है, तो उससे नीचे वाली लाइंस पे आ जाएं तो हम कहते हैं जी डिपेंडेंस जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, और इसका ताल्लुक किसके साथ नहीं होता, इसका ताल्लुक कहता है इनिशियल कंसंट्रेशंस के साथ, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की नहीं होता। Kc वैल्यू की जो आप कह लें कि डिपेंडेंस है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर है, और जबकि ये डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन पर, डिपेंड नहीं करती और फाइनल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि इसका डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, Kc की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया बेटा। तो इसके बाद आगे आते हैं यूनिट्स पर कि Kc का यूनिट किन रिएक्शंस के लिए ड्राइव हो सकता है और Kc का यूनिट किन रिएक्शंस के लिए ड्राइव नहीं हो सकता। तो इसमें आगे आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो लास्ट लाइन में आप देख रहे हैं कि जी Kc के यूनिट्स जो होते हैं, याद रखनी है बात कि उन केमिकल रिएक्शंस के लिए ड्राइव नहीं होते जिनमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं दोनों साइड पर, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी, वो दोनों क्या हो जाते हैं जी, बराबर हो जाते हैं। तब जो उनके Kc के यूनिट जो होता है वो ड्राइव नहीं होता। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है। अभी मैं एग्जांपल से आपको ये क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अगली बात ये है Kc के यूनिट किन रिएक्शंस के लिए ड्राइव होते हैं। तो फिर ये बात आती है जी कि Kc का जो यूनिट है वो ड्राइव होता है किन रिएक्शंस के लिए जिनमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड्स पर और प्रोडक्ट साइड पर क्या हो, बराबर ना हो, इक्वल ना हो। तो फिर Kc का यूनिट क्या हो जाता है, ड्राइव हो जाता है। ये बात याद रखनी है आप सब ने। Kc का यूनिट ड्राइव कहाँ पर होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या ना हो, इक्वल ना हो। अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल के ऊपर, वन बाय वन एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले ऊपर वाली एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और आयोडीन है, इन दोनों के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड तो बन गया, मगर आप ज़रा यूनिट्स पे गौर करें, दोनों साइड्स पर, रिएक्टेंट साइड पे भी देख लें, प्रोडक्ट साइड पे भी देख लें। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के साथ 1 है, आयोडीन के साथ भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। और जबकि प्रोडक्ट साइड पे देख लें, हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसके साथ कितने हैं जी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, ज़रा तवज्जो से देखिएगा कितने नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखिएगा लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी प्रोडक्ट साइड पे भी और रिएक्टेंट साइड पे भी, दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं जी, इक्वल हो गए। तो जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे इक्वल हो जाएंगे तो आपके सामने देखिएगा कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव मास, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, ये सारी बातें एक जैसी ही मीनिंग में शामिल हैं, इनकी कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है। तो ये यूनिट्स बनाते वक्त हमने इनकी कंसंट्रेशंस को ले रहे हैं, तो वो मोल पर dm³ में ले रहे हैं। तो ज़रा तवज्जो करें, देखें इसका पहले एक्सप्रेशन बना लिया आपने, Kc का एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। Kc का एक्सप्रेशन क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट ऊपर आ गई, रिएक्टेंट नीचे आ गई।
तो जब आप यूनिट्स लिखेंगे तो यूनिट्स लिखने के बाद आप गौर करें तो ये यूनिट्स कटिंग के बाद इनके बाद कोई यूनिट हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि वजह ये थी कि दोनों साइड्स पर, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं, बराबर हैं। अब आते हैं दूसरी एग्जांपल पे। दूसरी एग्जांपल अमोनिया की फॉर्मेशन पे है। अमोनिया की फॉर्मेशन देखें, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पे ज़रा तवज्जो करिएगा, इसमें प्रोडक्ट साइड कौन सी आप देख सकते हैं, अमोनिया है। रिएक्टेंट साइड पे देखें तो क्या चीज़ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। आपसे कहा जाता है जी इसका यूनिट ड्राइव करें, तो आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा। आप देखें प्रोडक्ट साइड ऊपर आ चुकी है। पहले तो एक्सप्रेशन देख लें, एक्सप्रेशन कैसा बनाया उसने। एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है। तो ज़रा तवज्जो करें, इसमें कोफिशिएंट्स देख लीजिएगा। कोफिशिएंट्स का खास ख्याल रखना है, बच्चे कोफिशिएंट्स पे मिस्टेक कर जाते हैं। और देखें इनके दरमियान निशान, इनके जो आप देख रहे हैं कोफिशिएंट्स को भी पावर बना दिया गया है। वो आप भी गौर से देखिएगा कि अमोनिया में जो प्रोडक्ट साइड है बेसिकली उसमें 2 जो है कोफिशिएंट है और उसको पावर बना दिया गया। यही असल हमने डिस्कस किया था, अभी भी यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जी आप ये कहते हैं जी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है उसमें यही बात की गई है कि जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि रेशो है प्रोडक्ट की, और वो भी प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है, कंसंट्रेशंस का, और वो भी किसकी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का। और उसको क्या किया गया, उनके कोफिशिएंट्स को पावर की शक्ल में क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। तो आप ज़रा तवज्जो दिख करें तो ये कोफिशिएंट है जो आपको नज़र आ रहा है, अमोनिया के साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर दिया गया है, इसको पावर की शक्ल में लिख दिया गया है। सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ देखें 3 है, तो वो 3 भी आपको नज़र आ रहा होगा रिएक्टेंट साइड पे। सो अब आप क्या कर रहे हैं जी, देखें आपके सामने ये जो है कटिंग करने के बाद जो आप रिमेनिंग देखते हैं, तो यहाँ पे इसका यूनिट ड्राइव होने जा रहा है। ये 1/मोल dm³ माइनस में 3 है और स्केयर कर दिया। ऊपर जाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा मोल का स्केयर और आगे आ जाएगा 6 dm6। तो ये यूनिट ड्राइव हो गया। ठीक हो गया बेटा। तो ये तो था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। शॉर्ट क्वेश्चन है कि जी व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्लेन इट्स यूनिट्स। ठीक हो गया जी। तो ये आपके सामने आज का जो हमने डिस्कस किया ये वाला टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कह सकते हैं शॉर्ट डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लेक्चर 4 में लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी इस चैप्टर का। और इस चैप्टर के अंदर कह लें कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है, जिसमें